नमस्कार। एक अजीब सी बात है ना, कि भारत में एकता के लिए इतनी कोशिशें हुईं, लेकिन फिर भी 1920 से 1940 का जो दौर था, वो जबरदस्त सांप्रदायिक संघर्ष का दौर था। ऐसा क्यों? आज हम एक सोर्स टेक्स्ट का विश्लेषण कर रहे हैं, जो आखिर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। तो सवाल यही है कि इतनी कोशिशों के बाद भी भारत आखिर संघर्ष से झुलसता क्यों रहा? ये सोर्स टेक्स्ट इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढता है। और एक बात पहले ही साफ कर दें, लेखक का जो असेसमेंट है वो काफी गंभीर है। तो आइए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। देखिए, लेखक यहाँ बिल्कुल सीधी बात करते हैं, कोई लाग लपेट नहीं। उनका साफ मानना है कि ये जो दौर था ना, ये असल में आमने सामने की लड़ाई थी, एक तरह का 20 साल लंबा सिविल वॉर। और बीच बीच में जो शांति दिखती थी, वो बस एक दिखावा था, जिसे वो कहते हैं आर्म्ड पीस, मतलब हथियारों के साये में शांति। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि लेखक इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा क्लेम किस बेसिस पर कर रहे हैं? तो इसका जवाब मिलता है ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में। उन्होंने अपना पूरा एनालिसिस उन्हीं रिपोर्ट्स पर बेस किया है, जो उस वक्त संसद में पेश की जाती थीं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। इससे साफ पता चलता है कि ये हिंसा रुक रुक कर नहीं, बल्कि लगातार हो रही थी और पूरे देश में फैली हुई थी। सोच के देखिए, 1920 में मालाबार का मोपला विद्रोह, फिर 1924 में कोहाट में दंगे, जिसके बाद पूरी हिंदू आबादी को शहर छोड़ना पड़ा। 1926 में कलकत्ता, जहां महीनों तक दंगे चले। 1931 में कानपुर में इतनी भयानक हिंसा हुई, और 1939 में सिंध के सक्खर में एक ही गांव में कई लोगों की हत्या कर दी गई। मतलब यह सिलसिला कहीं थम ही नहीं रहा था। इस संघर्ष का स्केल, इसकी गहराई समझने के लिए लेखक हमें एक शहर का केस स्टडी देते हैं, और वो शहर है बॉम्बे। अब जो नंबर्स आने वाले हैं वो सच में चौंका देने वाले हैं। सिर्फ एक शहर की बात हो रही है, और यहाँ हुए 10 बड़े दंगे। और ये 10 दंगे कब हुए? सिर्फ 9 साल के अंदर। हाँ, सिर्फ 9 साल के एक छोटे से वक्त में, 1929 से 1938 के बीच। इसका अंजाम क्या हुआ? 550 लोगों की मौत, और घायलों का आंकड़ा 4,500 से भी ज्यादा। एक बार फिर से याद दिला दें, ये सारे नंबर्स सिर्फ एक शहर, सिर्फ बॉम्बे के हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर में हालात कितने गंभीर थे। तो ये तो हो गए हिंसा के आंकड़े, द व्हाट। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ऐसा हो क्यों रहा था, द व्हाई। चलिए अब क्या से क्यों पर चलते हैं, और लेखक का एनालिसिस देखते हैं कि इस हिंसा के पीछे की सोच, वो माइंडसेट क्या था। यहाँ लेखक एक बेहद जरूरी बात समझाते हैं। उनके हिसाब से ये जो हिंसा थी, ये कोई अचानक गुस्से में हुई चीज नहीं थी, बल्कि जो लोग इसमें शामिल थे वो इसे एक जंग की तरह देख रहे थे, एक स्टेट ऑफ वॉर। इसलिए मारकाट, लूटपाट, इन सबको वो गुनाह नहीं, बल्कि जंग की जरूरी कार्रवाई मानते थे, जिसके लिए उन्हें कोई अफसोस या माफी मांगने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। इस माइंडसेट को समझाने के लिए लेखक गोविंदपुर गांव की एक दिल दहलाने वाली घटना बताते हैं। एक हिंदू आदमी पर एक मुस्लिम औरत से रिश्ते का आरोप लगा। उसे एक मीटिंग में बुलाकर इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गया। फिर उसके परिवार से कहा गया कि इस अपमान का बदला चुकाने के लिए उन्हें इस्लाम कबूल करना होगा। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी को घर से उठा लिया गया, उसके साथ बदसलूकी हुई और लूटपाट की गई। और फिर उसके पति को बेइज्जती के साथ सड़कों पर घुमाया गया। यहाँ तक कि परिवार पुलिस तक ना जा पाए, इसके लिए रास्तों पर पहरा लगा दिया गया। ये एक घटना दिखाती है कि दुश्मनी किस हद तक पर्सनल और ब्रूटल हो चुकी थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या पॉलिटिकल पैक्ट्स, यानी राजनैतिक समझौते, या फिर एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट इस खाई को भर नहीं सकती थी? एक आम उम्मीद तो यही होती है। चलिए देखते हैं कि लेखक इस उम्मीद के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, लेखक 2 तरह की यूनिटी में फर्क बताते हैं। एक होती है पॉलिटिकल यूनिटी। इसे एक बिजनेस डील की तरह समझा जा सकता है। जब तक फायदा है तब तक साथ है, यह टेम्पररी होती है। और दूसरी होती है सोशल यूनियन। ये एक परिवार के रिश्ते जैसी होती है, एहसास और जज्बात से जुड़ी हुई। ये परमानेंट होती है। लेखक का तर्क ये है कि सिर्फ पॉलिटिकल पैक्ट्स काफी नहीं थे। भारत को इस दूसरी तरह की यूनिटी की जरूरत थी, जो दिल से जुड़ी हो। अपनी बात को और साफ करने के लिए लेखक यहाँ अर्नेस्ट रेनन को कोट करते हैं।
रेनन कहते हैं कि कॉमन इंटरेस्ट से कमर्शियल ट्रीटीज तो बन जाती हैं, लेकिन एक फादरलैंड, एक वतन नहीं बनता, क्योंकि वतन सिर्फ सौदे से नहीं, जज्बात से बनता है। वो कहते हैं कि एक राष्ट्र शरीर भी है और आत्मा भी। जेम्स ब्राइस की भी यही बात है। वो भी कहते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था तभी परमानेंट हो सकती है जब वो लोगों के दिल की गहराइयों से, उनके जज्बातों से जुड़ी हों। सिर्फ मटेरियल इंटरेस्ट्स पर टिकी चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लेखक हिस्ट्री से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, 2 रोमन एम्पायर्स का। एक था रोमन एम्पायर, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री ताकत पर खड़ा था। वो 400-500 साल चला और बिखर गया। दूसरा था होली रोमन एम्पायर, जिसके पास एक कॉमन फेथ, एक कॉमन धर्म की सीमेंटिंग फोर्स थी, एक जोड़ने वाली ताकत, और वो लगभग 1000 साल तक चला। मतलब एक गहरा आत्मिक जुड़ाव ज्यादा मजबूत साबित हुआ। तो अब हम आते हैं इस पूरे एनालिसिस के आखिरी हिस्से पर। इस सब के बाद लेखक का आखिरी निष्कर्ष, उनका फाइनल कंक्लूजन क्या है? तो लेखक का जो आखिरी और सबसे, कह सकते हैं कि सबसे कठोर निष्कर्ष है, वो ये है। वो कहते हैं, क्योंकि डिविनिटी बंटी हुई थी, इसलिए इंसानियत भी बट गई। उनके लिए डिविनिटी बंटी हुई है, और डिविनिटी के बंटवारे से उनकी इंसानियत बट जाती है, और इंसानियत के बंटवारे से उन्हें हमेशा बंटा हुआ ही रहना होगा। मतलब साफ है, उनके मुताबिक ये जो धार्मिक बंटवारा था, यही वो दीवार थी जिसे तोड़कर वो मॉरल और सोशल यूनिटी हासिल करना नामुमकिन था, जो एक देश बनने के लिए ज़रूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या टेकअवेज मिलते हैं, क्या हैं मुख्य बातें? पहली, कि सिर्फ एक स्टेट या सरकार होने से कोई देश एक नेशन नहीं बन जाता, सोशल यूनियन जरूरी है। दूसरी बात, सोर्स के मुताबिक 150 साल तक एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहने के बाद भी दोनों समुदायों में वो एकजुटता नहीं आ पाई। तीसरी, बिना इस सोशल यूनियन के एक मिक्स्ड स्टेट हमेशा अंदरूनी टूट-फूट के खतरे में रहता है। और आखिर में लेखक का इशारा है कि जो समुदाय खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं, वो आखिरकार अपना अलग घर, अपना अलग देश बनाना चाहेंगे ही। और इसी आखिरी सवाल के साथ हम इस विश्लेषण को ख़त्म करते हैं, जो ये सोर्स टेक्स्ट हमारे सामने रखता है। लेखक के लॉजिक के हिसाब से जब एक मिक्स्ड स्टेट के अंदर दबे हुए समुदाय अपना अपना घर बसाना चाहते हैं, तो उसका अंजाम क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास ने दिया है, और शायद इसके मायने आज भी उतने ही गहरे हैं।